बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। सबसे पहले कुछ अच्छी खबर अगर मैं आपको दूं तो वो ये है कि जो समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय था उसका रुख कुछ पाकिस्तान की तरफ से तब्दील होना शुरू हो गया है। और चूँकि पहले इसका रुख पाकिस्तान की तरफ था और ऐसे महसूस होता था जिस तरह कराची और केटी बंदर और ये जो सारे इलाके हैं यहाँ पे आके खुदा न ख्वास्ता इसने हिट करना था, लेकिन अब अल्लाह की तरफ से रहमत हुई है और कराची के साहिल से दूर होने लगा है ये समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय। और कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पहले इसका फ़ासला कराची से 340 किलोमीटर रह गया था, लेकिन आज की अब की अपडेट के मुताबिक 370 किलोमीटर यानी तकरीबन 30 किलोमीटर मज़ीद अवे हो चुका है ये। और अगर केटी बंदर की बात की जाए तो वहाँ पर 275 किलोमीटर से बढ़कर 290 किलोमीटर का फासला हो चुका है, यानी मज़ीद डाइवर्ट हो गया है। थोड़ी सी डायरेक्शन बिपरजॉय की अब चेंज होती जा रही है। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये कराची और केटी बंदर को उस तरह से हिट नहीं करेगा जिस तरह से पहले इसके खदशात थे। और जो तमाम स्टडीज़ और जो तमाम जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो बता रहे थे कि ये खुदा न ख्वास्ता तूफ़ान डैमेज कर सकता है केटी बंदर के इलाके को, कराची को और सिंध को और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों को। लेकिन शुक्र है कुछ बेहतर अच्छी खबरें आ रही हैं कि शायद अब ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हुई है, अल्लाह करे ख़तरा ही टल जाए, पाकिस्तान की तरफ इसका रुख ना ही हो। इसके साथ ही बात करें अगर मुल्क में बाकी तमाम हालात की, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज इजहार ख्याल किया कौमी असम्बली के अंदर। काफ़ी बातें की ख्वाजा आसिफ साहब ने, उनकी बातें इंतहाई तशवीशनाक भी हैं और काबिल गौर भी हैं और काबिल फ़िक्र भी हैं। बहुत कुछ कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने। ये भी बताया कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कौन हैं, ये भी बताया कि बड़े बड़े करप्ट लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इस चीज़ का उन्होंने इतराफ़ किया कि इस मुल्क के अंदर जो मेगा करप्शंस करने वाले लोग हैं वो सब आके पार्लियामेंट में भी बैठ जाते हैं, वो सब आके उन ओहदों को एंजॉय करते हैं, वो सब माफियाज बन जाते हैं। ये बातें हमने कोई पहली बार नहीं सुनी, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब का जो इज़हार ख्याल था उसमें उन्होंने जिक्र किया कि इस मुल्क में कितना टैक्स चोरी हो रहा है। वो अपने बजट को एक्चुअली डिफेंड करना चाह रहे थे। वो बजट जो इसहाक डार साहब ने दिए, जिससे शायद इस मुल्क के अंदर कोई शख्स भी खुश नहीं हुआ, उस बजट को डिफेंड करना चाह रहे थे। और इस डिफेंड करने के अंदर बहुत सी बातों से, बहुत से राजों से पर्दा उठाया ख्वाजा आसिफ साहब ने। ये भी कहा कि इस मुल्क में कैसे बड़े बड़े टैक्स चोर पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं और पार्लियामेंट में बैठ के वो अवामी नुमाइंदों के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए अपने आप को अवामी नुमाइंदे कह रहे हैं, लेकिन वो टैक्स चोर हैं। जिसमें उन्होंने जिक्र किया स्पेशली टोबैको कंपनीज़ का, और कहा कि टोबैको कंपनीज़ के अंदर, यानी उन्होंने जिक्र किया कितने अरब रुपए की चोरी हमारे मुल्क में सालाना टैक्स की मद में होती है। स्टार्ट किया उन्होंने रियल इस्टेट से और एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब का नाम लिया, स्टार्ट यहाँ से उन्होंने किया। और ये भी कहा कि उनका नाम मीडिया पे कोई ऐसा चैनल नहीं है जो उनका नाम लेता हो और उनके खिलाफ कोई बात करता हो। उन्होंने ये कहा कि 500 अरब से ज़्यादा रियल इस्टेट के अंदर अंडर इन्वॉइसिंग और जो लैंड का जो एरिया है यानी लैंड वैल्यूएशन के अंदर 500 अरब से ज़्यादा की सालाना करप्शन की जाती है। सालाना ये 500 अरब का टैक्स जो कि हुकूमत को मिलना चाहिए ये नहीं मिलता। साथ ही उन्होंने टोबैको कंपनीज़ की बात की तो 200 अरब रुपया तकरीबन टोबैको कंपनीज़ के अंदर सालाना टैक्स का गबन किया जाता है। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि दो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं टोबैको की जो 99% टैक्स देती हैं और 1% टैक्स, सिर्फ 1% टैक्स हमारी लोकल कंपनीज़ देती हैं। साथ ही क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने अपने ही ऐवान में बैठे हुए कुछ लोगों को कहा कि वो कंपनीज़ टोबैको की जो सिर्फ 1% टैक्स देती हैं और बाकी सारा टैक्स चोरी करते हैं, उनके मालिक आज ऐवान में पहुँच चुके हैं, पार्लियामेंट में पहुँच चुके हैं। वो लोग इस टाइम पर पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्रिटिसाइज़ किया उन लोगों को और कहा कि टैक्स चोरी कर करके और इतनी यानी अरबों रुपए के टैक्स को चोरी कर करके वो लोग आज पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। यानी कि पार्लियामेंट में बैठे हुए बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो टैक्स चोर हैं। इसकी तरफ इशारा किया ख्वाजा आसिफ साहब ने। फिर साथ ही ये भी बताया कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल और टायर्स की बात की जाए तो 50 अरब की करप्शन होती है। सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूँ। मोबिल ऑयल की बात की जाए यानी मोबिल ऑयल जो गाड़ियों में तेल डलता है उसकी मद में उन्होंने बताया कि तकरीबन 45 अरब रुपए की सालाना टैक्स चोरी होती है। साथ ही फार्मा इंडस्ट्री का बताया 65 अरब की। चाय की बात की, चाय की पत्ती की बात की तो 45 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है उसके अंदर। स्टील सेक्टर में उन्होंने बताया कि 65 अरब की चोरी होती है। और इसके साथ ही रिटेल सेक्टर की जब बात की, पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल रिटेल सेक्टर तकरीबन 2880 अरब रुपया सालाना चोरी होता है रिटेल सेक्टर के अंदर।
ये तमाम वो फैक्ट्स और फिगर्स थे जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि उनके सामने अभी ये तमाम फैक्ट्स और फिगर्स एक सर्वे के थ्रू, एक स्टडी पेश हुई है जिसके थ्रू ये सब चीज़ें पेश की गई हैं और यार्न की मद में। और उन्होंने ये भी बताया कि यार्न के अंदर सालाना 222 अरब और एंड देन देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। यानी कि बड़ा दुख के साथ इजहार किया ख्वाजा आसिफ साहब ने और ये बताया कि इस मुल्क के अंदर अरबों रुपए की सालाना चोरी होती है। पार्लियामेंट में खड़े होकर, नेशनल असम्बली में खड़े होकर वज़ीर दिफा हैं हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार साहब, उनके तमाम इदारे इसी हुकूमत के अंडर हैं और उन्होंने इन तमाम चीज़ों का इंकिशाफ नहीं किया। इन सब लोगों को पता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर हैविंग द गवर्नमेंट। तीसरा टेन्योर है, चौथा टेन्योर है पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, इंजॉय कर रहे हैं अपनी हुकूमतों को। ये सब बातें जो आज इनके सामने स्टडी आई है, ये इनके सामने पहली बार स्टडी नहीं आई। दे नो एवरीथिंग, कौन कितना टैक्स चोरी करता है। इस मुल्क में जो सियासतदान सियासत करते हैं, जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं इलेक्शंस के ऊपर, इसीलिए इन्वेस्ट किया जाता है टू प्रोटेक्ट दीज माफियाज। इनके साथ पार्टनरशिप्स की जाए, इन माफियाज को सपोर्ट किया जाए, इनके साथ मिलकर करप्शन की जाए तमाम ठेकों के अंदर। यहाँ पे हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देख लें, अभी रिसेंटली एक आटा स्कीम चली, मुफ्त आटा स्कीम, उसमें उन्होंने बताया कि इस तरह से 22 अरब से ज़्यादा की करप्शन उस मुफ्त आटा स्कीम के अंदर हुई। अगर उस मुफ्त आटा स्कीम की 22 अरब यानी 88 अरब में से 22 अरब की स्ट्रेट करप्शन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बता दी है, जो कि इससे ज़्यादा ही होगी, तो ना जाने यहाँ पे हर प्रोजेक्ट के अंदर इसी तरह कितनी करप्शन होती होगी। इस मुल्क का सिस्टम कैसे चल रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी तकलीफ से रो रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी बातों पे रोते रहे हैं, हर साल एक किसी नई बात पे पार्लियामेंट में आके रोते रहे हैं। कभी वो रोना अपने खिलाफ आने वाली तमाम चीज़ों का था, कभी कुछ था, लेकिन ख्वाजा साहब का तो काम है, वो तो पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने आके यही तो बातें करनी है, फ़र्क कुछ नहीं डलना किसी को, क्योंकि यही सब लोग हैं, यही वो सब लोग हैं जो माफियाज को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हर चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस मुल्क के अंदर ये टैक्स चोरी भी होता है, सब कुछ होता है। क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बना देते यहाँ पर, क्यों नहीं ऐसी सेटलमेंट्स होती, क्यों नहीं ऐसे तरीक़ेकार बनते कि ये टैक्स चोरी जो ये सब जानते हैं, इनको पता है कौन कर रहा है। ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इतना टैक्स चोरी करते हैं, इट मीन्स कि फिर इन्हीं के बैठे हुए वहाँ पे जो पेटी भाई हैं वो टैक्स चोर हैं, इन्हीं में से बहुत से टैक्स चोर हैं। क्यों नहीं इसके खिलाफ अच्छे इकदाम उठाए जाते। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद अयूब नसीम साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ज्वाइन करेंगे माहिर कानून हैं आशिक हुसैन साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा ख्वाजा अयूब नसीम साहब से। और अयूब नसीम साहब, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना इजहार ख्याल किया पार्लियामेंट के अंदर और बताया कि पार्लियामेंट में ही चोर बैठे हुए हैं, कहा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग टैक्स चोर हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं, जो टैक्स चोरी करने वाले मेगा करप्शन के बड़े माफियाज हैं वही तमाम लोग इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर हैं, वही तमाम लोग जो लैंड ग्रैबर्स हों, जो यानी मलिक रियाज साहब का बाकायदा नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनका नाम कोई नहीं ले सकता, किसी भी जगह पे उनके खिलाफ कोई नेगेटिव बात नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 500 अरब से ज़्यादा की टैक्स चोरी होती है लैंड के मामलात के अंदर, ज़मीनों के मामलात के अंदर। चूँकि वो प्रॉपर्टी टाइकॉन है इसलिए उनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। ख्वाजा अयूब नसीम साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? चड्ढा साहब बहुत शुक्रिया। आपने ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच की बड़ी लंबी तमहीद बांधी है, लेकिन मैं इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ, ये इनका एक सियासी बयान था। आज ये समझ लीजिए किसी जलसे से खिताब कर रहे थे, ना कि पार्लियामान के सामने खड़े हो के पार्लियामेंट में जाके खिताब कर रहे थे और अपनी गलतियाँ बता रहे थे। ये एक सियासी उनकी स्पीच थी जो इन्होंने इसको कैश करना है आने वाले दिनों में जब इलेक्शन आएंगे। तो गुजारिश ये है कि इसको नहीं पता हुकूमत किसकी है। अगर आप इस काबिल नहीं है तो रिजाइन दे दीजिए। अगर आपने कहा 99% 2 कंपनियां देती हैं तो भाई आप पार्लियामेंट से निकले बाहर, बाद में जबकि पहले उसको गिरफ्तार कर ले, इस करप्शन में, इस चोरी में, इस फ्रॉड में उसको गिरफ्तार कर ले उस मालिक को। मतलब दैट इज अ ग्रेट एविडेंस जो ये दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। मुराद ये है कि वो पार्लियामेंटेरियन है, तो उनके खिलाफ नैब एंटी करप्शन क्यों नहीं मुतहर्रिक होती? तो मुराद ये है, ये एक पॉलिटिकल गेम है। दूसरी बात आपने अपने इंट्रो में की है बजट के लिहाज से,
दो बात तो एक्चुअली डिफेंड कर रहे थे, मैं आपको दोबारा बताऊं, डिफेंड उन्होंने कर कहा रहे ये ना। इतनी टैक्स चोरी है, हम पैसे कहां से लाएं, हम कहां से अच्छा बजट दें आपको, जब ये इतने हजारों रुपया टैक्स चोरी होता है, हम अच्छा बजट कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि बड़ी मुश्किल से सागदार साहब ने जो बजट दिया है, जो अवाम को रिलीफ दिया है, ये अपना पेट काट के दिया, यानी फिर ये क्रेडिट ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो सागदार साहब को दे रहे हैं कि कमाल बजट दिया उन्होंने। मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि शेल कंपनी पाकिस्तान से अपने शेयर बेच गई है, ये रिसेंटली कल जी बिल्कुल, 700 बेच गई। उनके 77% शेयर्स थे, ठीक वो है। सेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई लोकल मालिक बन जाए। बजट में बहुत हमारी जान रिलीफ सुने। थी, बजट इतना मुनासिब था, इतना अच्छा था कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान छोड़ के भाग गए। इससे पहले होंडा कंपनी चलेगी, सुजुकी कंपनी चलेगी, जितने इंटरनेशनल इन्वेस्टर थे वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जाए जा रहे जी। हैं। और दूसरी बात जिसने मुझे बड़ा कायल किया हुआ है, ये बजट वाकई ही आउटस्टैंडिंग है। वो इसलिए जब लीडर ऑफ द अपोजिशन वहां खड़ा होकर कहे कि बजट वाह भी वाह, वाह भी वाह, इसहाकदार साहब ने क्या बजट दिया। सर कमाल का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भाई जब लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो कहता है मैंने अगले इलेक्शंस में नून लीग की टिकट से लड़ना है, तो भाई और जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन उसको बहुत अच्छा कह रहा है, मैं और आप कौन होते हैं इसको बुरा कहने सर वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो उन्हीं का टाउट है, एक्चुअली इसी हुकूमत का टाउट बन चुका है। और इसके बावजूद पहली यानी- बात तो ये है कि हमें बहस ये करनी चाहिए जी कि ये आवे का आवाई चोरों का है, ये आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है। ये 12 पार्टियां नहीं है, ये पीडीएम नहीं है, चोरों को टोला है। ये मुराद ये है कि अगर ये तमाम बातें ऐसे ही हैं तो भाई फिर प्रॉब्लम क्या है। बजट आपने बहुत अच्छा दे दिया, आपके बकौल आईएमएफ आपको रिलीफ देने वाला है, आपके साथ एग्रीमेंट करने वाला है, फ्यूचर प्लान आपने दे दिए, जो आपको 4 महीने के देने तो आपने 2 साल 1 साल के दे दिए। ठीक, तो परेशानी क्या है। अब पूछे जाके आवाम से, जिसकी रात को 10,000 रुपए की दुकानदार की सेल थी, वो अब 4,000, 2,000, 3,000 रह गई है। मेरे घर की जो ग्रोसरी महीने की 40,000 की, 30,000 की, 50,000 की, लाख की आती थी, अब वो उसको डबल अप कर लीजिए। ये मेरी नहीं, हर घर की कहानी यही है। जी बिल्कुल ऐसे। तो मुराद ही है बजट तो फिर बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ। और इनका हर मिनिस्टर, देखिए जब भी ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये माजी में जितने मुशाहदे हुए कि जितने भी काम पाकिस्तान गवर्नमेंट करवाती है थ्रू ठेकेदार या कोई रिलीफ दिया जाता है एमएनए एमपीए को, तो 25% उसमें कमीशन होती है। ये तो एटलीस्ट कम से कम। आपने बताया कि जी 80 अरब का आटा, तो भाई 20 अरब की करप्शन तो होनी थी। तो मुराद ये है कि कौन सी करप्शन है, ये तो कोई करप्शन नहीं है, ये तो उसने अपना शेयर लेना था जिसने भी लिया, जो भी इसके पसे पर्दा यही था। बात जो है वो शायद खान अब्बासी साहब ने की कि ये तो फिक्स है, ये तो इस पे तो आप शक करें ही ना। तो भाई हम भी तो उन्हीं की बात को सेकंड कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे ना। ये तो खाकान साहब ने 50 बयानों में इंटरव्यू में यह बात कह दी है कि यहाँ पे करप्शन हुई और इस पे इंक्वायरी भी होल्ड होगी। मुराद ये है, हमें पाकिस्तान जिस इस वक्त सेंसिटिव पोजीशन में चल रहा है, 90 के जाविये पे पाकिस्तान चल रहा है। अब हम तो दुआ गो है कि या अल्लाह हमें कोई ऐसा फरिश्ता आ जाए जो पाकिस्तान को सही सिमत पे लेके चल पड़े। मैं माजी की हुकूमत को नहीं कहता, मैं उससे माजी की हुकूमत को नहीं कहता, मैं किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं करता। जिम्मेदार वो है जो हुकूमत पे काबिज है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई है। अयूब नसीम साहब, जहांगीर तरीन साहब दोबारा सियासत में अपनी एंट्री ला रहे थे कि आज उन्हें नोटिस मिल गया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो पहले से किसी और की रजिस्टर्ड है। यानी कि जहांगीर तरीन साहब हमेशा से कहा जाता है, उनका नाम इस्तेमाल होता है कि जिस तरह चीनी, चूँकि उनकी शुगर मिल्स हैं और चीनी की करप्शन के अंदर बड़ा जहांगीर तरीन साहब को कहा जाता है कि शायद चीनी चोर हैं, चूँकि ये मुस्लिम लीग नून कहते थे, मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये हुकूमती लोग, ये अताउल्लाह तारड़ साहब और ये आबिद शेर अली साहब और ये तमाम नून लीग के लोग कहा करते थे कि ये चीनी चोर है, ये शख्स करप्शन करता है, बड़ी मेगा करप्शंस करता है ये। और इसी तरह अब्दुल अलीम खान साहब के बारे में कहा करते थे कि ये लैंड ग्रैबर है, कब्ज़ा ग्रुप है, इसका काम ही ये है। लेकिन आज बातें बदल चुकी हैं। आज उनको शायद वो चीनी चोर महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि अभी रिसेंटली यूटिलिटी स्टोर का कॉन्ट्रैक्ट भी देना था लास्ट ईयर जब इसी हुकूमत ने, तो वो JDW शुगर मिल्स यानी जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल्स को दिया गया। क्योंकि ओन चौधरी साहब जो बड़े क्लोज थे, इससे पहले साबिक चेयरमैन PTI के, आज बड़े क्लोज हैं जहांगीर तरीन साहब के, वैसे ही उनके साथ इंटरलिंक्ड हैं और वो एडवाइज़र भी हैं टू द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ।
उनकी वजह से शायद नवाजा भी जा रहा है उस पार्टी को। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, कितनी नई उम्मीद आ गई है पाकिस्तान के अंदर अवाम के लिए। कितनी बड़ी उम्मीद आई है, कितनी इंटेलेक्चुअल ये पार्टी है, कितनी इंटेलिजेंट ये पार्टी है। भाई मेरे जैसे सफ़ेद पोश आदमी जब कोई SCCP से कंपनी रजिस्टर करवाना चाहे ना, तो सबसे पहले जाके उनकी वेबसाइट पे गूगल पे जाके सर्च मारता है कि ABC नाम कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है। जिस कंपनी के पास ये ज़हन नहीं है, जिस पार्टी के पास ये ज़हन नहीं है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ये भी तो देख लीजिए इलेक्शन कमीशन के पास ये नाम कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है, वो पाकिस्तान को क्या चलाएगी। देखिए हम तजिया निगारी करते हैं। सर इतने लोग कहते हैं 100 से ज्यादा लीडर्स आ गए उनके पास, उस पार्टी के पास। कारकुन अभी तक 100 नहीं है शायद, लेकिन लीडर 100 से ज्यादा आ चुके हैं उनके पास। हम तजिया निगारी करना हमारा काम है, एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना हमारा काम है। हम किसी पार्टी के मुखालिफ या किसी की हमायत में ये बात नहीं करते। ठीक। हम जो पार्टी आई है हमने उसका प्लस और माइनस डिस्कस करना है। बिल्कुल। हमने उनका माइनस तो ये डिस्कस कर दिया और माइनस और डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कि उसमें जो नाम उसमें शामिल हो रहे हैं उन्होंने क्या पहले पब्लिक को दिया। कोई ऐसी बड़ी फिगर्स, कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कोई ऐसा धुलावा, कोई ऐसा नाम फरिश्तों वाला नहीं आया जिससे ये मैं कहूं कि ये पार्टी है। ओ भाई फरिश्ते है ही नहीं तो फरिश्तों वाला नाम ये आएगा। पार्टी तो रास्ते ढूंढ रही है कि मेरे साथ ज्वाइंट वेंचर में किसने आना है। ये बात मैं सारी वीलॉग्स में एक साल से कह रहा हूं। बात है कि अभी के करंट वजीर आजम साहब का एडवाइजर जो है वो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है। चौधरी साहब भी उन्हीं के हैं। सर वही तो बात है। तो मुराद ये है एडवाइजर है और वो पाकिस्तान पार्टी का असल में ये PDM की बी टीम बन के एक सामने आई है। PDM की बी टीम बन के PDM की बी टीम सामने आएगी। क्या होगा? आशिक हुसैन साहब, आप माहिर कानून है, मेरा आपसे सवाल है। सर जहांगीर तरीन साहब ना अहल हैं और ना अहल होते हुए पार्टी का लॉन्च भी कर दिया। बाकायदा एक होटल के अंदर, एक निजी होटल में लाहौर में उन्होंने बाकायदा एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम अपने साथ जो है वो लोगों को बिठाकर। उसमें फवाद चौधरी साहब थे, फिरदौस आशिकबान थी, यानी जो जो लोग बिखर गए थे, कहीं उड़ रहे थे, उड़ान भर चुके थे अपनी पार्टी से, उन सबको बिठा लिया जहांगीर तरीन साहब ने। बिकॉज ही इज़ फेमस फॉर दैट। कहते हैं उनके पास जहाज़ है, जहाज़ में शायद भरे होते हैं बैग्स, सो वो किसी को भी अपने साथ मिला लेते हैं, ये कहा जाता है, क्योंकि यही उन्होंने 2018 में भी किया था। एंड ही इज़ अ मास्टर टू दैट। इसी तरह कहते हैं कि जब जहाज़ उड़ता था, बनी गाला लैंड करता था, तो अपने साथ लाए गए 10, 15, 20 लोगों को ऐड अप कर दिया जाता था। और ऐसी कई फ़्लाइट्स उन्होंने 2018 में ली। अब कह रहे हैं कि उनके साथ दूसरा बड़ा जो जॉइंट पार्टनर है अब्दुल अलीम खान, वो भी मिल चुका है। सो ये दोनों मिलके तो सर फिर 2-2 जहाज उड़ाएंगे और अखीर कर देंगे इस मुल्क में सबसे बड़ी जमात। मेरा ख्याल है कि टोटल 350 सीट्स होंगी, ये 500 सीटें ले जाएंगे यहाँ पे। किस तरह से करेंगे सर? ये ना अहल हैं इस टाइम पे, अदालतों ने ना अहल किया हुआ जहांगीर तरीन साहब को। वो पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, पार्टी कर दी है लॉन्च उन्होंने, कोई पूछने वाला ही नहीं है आप सर। जी चटर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। इसमें यह है कि बड़ा ला क्लियर है कि वो ना अहल हैं, ना वो खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना वो किसी पार्टी के ऑफिशियली सरबराह बन सकते हैं। उनके अपने नाम से वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। ठीक। अगर वो पार्टी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो उसके प्रेसिडेंट अलीम खान साहब हैं, उन्होंने अपना नाम एज ए पैटर्न चीफ लिखा हुआ है। और क्या पैटर्न इन चीफ बन सकते हैं वो सर ना अहल होते हुए? ऑफिशियली नहीं बन सकते। अगर इस नाम से वो अप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है जी, कानून साजी नई से नई हो रही है, रोज़ असम्बली में जो ऐसे कानून हैं जो पास करते हैं, हज़ारों कई अजलास होते हैं फिर भी वो पास नहीं होते, तो वो 2-3 मीटिंग्स में, 2-3 सेशंस में हो रहे हैं। तो इन हालात में कोई पता नहीं कोई नई कानून साजी आ जाए या सुप्रीम कोर्ट में कोई अमेंडमेंट ऐसी आ जाए कि ये जो नाअहल हैं इनको रिस्टोर किया जाता है, इनको बहाल किया जाता है। इसलिए कि वो कानून सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर लॉ में भी उसमें अमेंडमेंट कुछ कर रहे हैं, कुछ की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर। जी, उसमें उन्होंने जो रिव्यू है जी, उसको उन्होंने इनकी नाअहली अब अनकरीब ऐसे महसूस होता है कि सर जाहिर है कि लाए ही इसलिए थे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लाना और उसमें यही कहना कि हम जितने भी सो मोटो एक्शंस हैं, जितनी नाअहली हैं, इन सबको चैलेंज करेंगे, जिसके थ्रू जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब की नाअहली को खत्म किया जाएगा, दोबारा से रिव्यू लेकर उस पर। उनमें हिडन मकसद उनका यही था जी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, और जाहिर है अगर वो वापस आएंगे, उनकी नाअहली खत्म होगी तो जहांगीर तरीन साहब भी उससे मुस्तफीद होंगे।
तो लेकिन अगर वो नहीं होते तो वो कोई पार्टी लॉन्च नहीं कर सकते, पीछे बैठ के वो खेल सकते हैं, पार्टी को आगे चला सकते हैं। इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए अलीम खान साहब को मुंतखब किया है। वो उसके सरबराह हैं, वैसे भी पार्ट एंड पार्सल हैं, दोनों एक ही ग्रुप से हैं, जब से पीटीआई से जुदा हुए हैं जी। तो कानूनी तौर पे नहीं कर सकते। कानूनी तौर पे नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी उन्होंने शायद अपने लिए गैप चेयरमैनशिप का रखा हुआ पार्टी का, कि जब नाअहली खत्म होगी तो आई विल बी द चेयरमैन ऑफ द न्यू पार्टी। अगर इनकी ये रही, इनको नाम चेंज ना करना पड़ा, लेकिन चूंकि इनके पास जहाज़ हैं, इनके पास सरमाया है, तो ये अगले आने वाले जो डिमांड होगी पूरी हो जाएगी, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम ले ही लेंगे। जहांगीर तरीन साहब जब वो इतने लोगों को मैनेज कर लेते हैं, तो फिर ये आम लोगों को जिनके नाम पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, जिसका नाम आज से पहले शायद कभी किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी किसी के नाम पर, तो सेटलमेंट तो हो ही जाएगी। ख्वाजा अयूब नसीम साहब, सेटलमेंट तो कर लेंगे सर। यहाँ पे हमारे मुल्क की जो सियासत है, मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया शहबाज शरीफ को। ये क्लेम आसिफ अली जरदारी साहब खुद करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने बनाया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वरना तो इसको पता भी नहीं था कि ये वज़ीर आज़म बन सकता था कि नहीं। ये वही आसिफ अली जरदारी साहब है जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब बड़े हार्ड वर्ड्स यूज़ किया करते थे कि इसका पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालेंगे और अवाम के कदमों में निछावर करेंगे, न जाने क्या क्या। आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे कि अगर अब मैंने इन शरीफों के साथ किसी भी तरह से कोalition की तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, और न जाने क्या क्या। ऐसी स्टेटमेंट्स हैं इनकी कि आज तो इकट्ठे बैठे हैं और इनको वो सब बातें भूल गई हैं। आज बड़ा अजीब महसूस होता है जब शहबाज शरीफ साहब के मुंह से फरियाल तालपुर बीबी के साथ ज़्यादती हुई, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ज़्यादती हुई के अल्फाज यही आवाम सुनती है, जो चंद साल पहले शहबाज शरीफ साहब कहते थे अगर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मिलना पड़े तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, कभी आसिफ अली जरदारी को ज्वाइन नहीं करूँगा। ये भी स्टेटमेंट उन्होंने दी। ये सब कुछ कहने के बाद सर यहाँ पे क्या कैलिबर है हमारे सियासतदानों का, क्या इनकी बातें हैं। यू टर्न्स पे ये चेयरमैन पीटीआई को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे कि वो बड़े यू टर्न्स लेता है। क्या खुद से ये लोग यू टर्न नहीं लेते हैं जो अभी यहाँ पे हो रहा है सर? गुजारिश ये है, आप ठीक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर अगर बनाया है तो जरदारी ने बनाया है, जरदारी साहब ने बनाया है इसको। जी। अब देखिए उनकी सियासत मैं समझ रहा हूँ वो सक्सेसफुल है, अपनी सियासत में कामयाब है। उन्होंने बहुत देर पहले कहा था कि मैं इनको इतना थकाऊंगा कि ये याद रखेंगे। अब ये बात भी उनकी पीछे थी, क्या वो आज थका ही रहे हैं इनको सर? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बात ये है अब वो उनको मुकम्मल तौर पे थका रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि नून लीग को थका दिया और नून लीग अब गिरने वाली है। अब उनकी पोजीशन ये है सर, नून लीग तो वैसे अपने आप को बड़ा पावरफुल महसूस कर रही है अब की सिचुएशन के अंदर। ऐसे फील हो रहा है उन्हें जिस तरह ग्राउंड रियलिटी अपकमिंग इलेक्शंस में नून लीग जो है वो ग्राउंड रियलिटी देखिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पीपल्स पार्टी बहुत नीचे चले गई हुई है। पीपल्स पार्टी ने कम बैक आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दिया है। ठीक। नून लीग बजाय ऊपर जाने के 1.5 साल हुकूमत के बाद वो ऊपर जाती, उसका ग्राफ नीचे गया है। इसलिए कि जो भी हुक्मरान पार्टी होती है उससे आवाम की बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं और ये चाहे भी तो तवक्कुआत आवाम की पूरी नहीं कर सकते, चूँकि होना वही है जो पीछे से हुक्म आना है, पीडीएम से या जरदारी साहब से। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ चीज़ों में इम्प्रूव करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी पीडीएम ने अप्रूवल नहीं दी थी, जब तो शहबाज शरीफ साहब मजबूर हो गए। शहबाज शरीफ साहब जिस मकसद के लिए आए थे वो उसमें कामयाब हो गए। अब देखना क्या है, देखना ये है एक तरफ जरदारी साहब अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब अपने मिशन में कामयाब हुए हैं। अच्छा, अब आने वाले चंद दिनों में वो अब वक्त दूर नहीं है जब इन दोनों का टकराव होना है। जब टकराव होना है तो देखना ये पड़ेगा कि जो बंदा यहाँ सक्सेसफुल लेफ्ट साइड पे था और दूसरा राइट साइड पे था, इनमें तकड़ा कौन हुआ है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि अल्टीमेटली नुकसान नून लीग को होगा। पीपल्स पार्टी ने बहुत पीपल्स पार्टी विल गेन, उन्होंने तो गेन ही करना है, लूज नहीं करना है कि इस पंजाब के अंदर और बाकी जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे तो पहले सिचुएशन बड़ी बैड थी पीपल्स पार्टी की। अब इंप्रूव करेंगे वो, आपका दौर ऐसे कहा जा रहा है। नून लीग में प्रॉब्लम ये है, दो बयानियों की प्रॉब्लम भी ये है सर, है वोट को इज्जत दो और उसके बाद इज्जत वोट की कहाँ गई और किसको पीपल्स पार्टी इसमें गेन करेगी। मेरी जाती है पीपल्स पार्टी गेन करेगी। आशिक हुसैन साहब, जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब एक और लोग सामने आ चुके हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं
जहांगीर तरीन साहब को और इन लोगों को कि ये नाम हमारा था। सर लीगली क्या कर सकते हैं वो, क्या इनसे नाम ले सकते हैं? इनको जो चैलेंज किया है किस तरह से वो करेंगे सर? देखिए लीगली तो उनकी परमिशन के बगैर वो इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो जो पार्टी के हेड हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर लीगली इलेक्शन कमीशन में जाकर अंडरटेकिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा नाम इनको दे दें, हमारी पार्टी के ये सरबराह बन जाए, ठीक है, पार्टी वही रहेगी, वो भी उसमें अहदेदार हो जाएंगे। तो जबकि रजिस्टर्ड उन्होंने कराई हुई है, पार्टी वही कंटिन्यू रहेगी, उसकी अब नेक्स्ट आगे जो है वो पैटर्न इन चीफ जो है वो जहांगीर तरीन साहब या बाकी लोग जो अहदेदारान है, कैबिनेट जो है वो चेंज हो जाएगी, नाम वही रहेगा, रजिस्ट्रेशन भी वही रहेगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह आज सर पार्लियामेंट में खड़े होकर जो कुछ कहा है कि यहाँ पे अरबों की करप्शन करने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, इस चीज़ का उन्होंने इतराफ़ कर लिया, एक्चुअली बता दिया उन्होंने। इससे बढ़ के और क्या सबूत किसी को चाहिए होगा? यानी अगर अदालत की बात की जाए या किसी भी जगह पे हमारे जितने इदारे हैं, नैब को देखें, एंटी करप्शन को देखें, तो क्या इससे बढ़ के कोई सबूत आशिक हुसैन साहब उन्हें चाहिए है कि ख्वाजा आसिफ साहब अपने मुँह से बता रहे हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हुए 2 लोग वो हैं जिनकी अपनी लोकल टोबैको इंडस्ट्रीज़ हैं और वो 1% से भी कम टैक्स देते हैं, सालाना अरबों यानी कई सैकड़ों अरब की वो चोरी करते हैं टैक्स की? इस बात पे एक्शन नहीं होना चाहिए सर? देखिए जी, जो मशीनरी ऑफ लॉ है ना वो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो अदारों ने एक्शन लेना है। किसी प्राइवेट पर्सन ने, मैंने, आपने या खायर साहब ने, क्या इदारों की मजबूरी है कि गवर्नमेंट का गो हेड आएगा तो एक्शन लेंगे? वो जो जिसका टैक्स चोरी होता है, जो FBI का हेड है, उसका जो कंसर्न पर्सन है वही उसमें जाके अप्लाई करेगा, वही उनके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कराएगा, वही उनके खिलाफ रेफरेंस सबमिट करेगा, तो फिर आगे प्रोसीड होगा। लेकिन मजबूरी ये है कि सारी मशीनरी उनके पास है, वहाँ पे रोज़ बरोज़ सूरत हाल चेंज होती जा रही है। इसको मैं इस तरह लूँगा जी कि जब उन्होंने हाउस में आज एडमिट कर लिया कि चोर इस पार्लियामेंट में मौजूद है, इसका मतलब ही इज पार्ट ऑफ दैट। भुट्टो साहब को जो फांसी हुई थी ना जी कि जी आपने फलां जगह बैठ के मुशावरत हो रही तो आप उस मुशावरत में शामिल थे, ठीक, पता नहीं हुई या नहीं हुई, ठीक। उसमें सजाए मौत हो गई थी। तो यहां तो उन्होंने एडमिट किया है कि टैक्स चोर हमारे अंदर बैठे हुए, और मुझे उनके नाम भी पता है। नूर आलम साहब को बार बार कह, नूर साहब दसो जी, मैं कह दिया था नाम दस दिया। तो जब उनका नाम भी पता है तो ये तो शरीक हो गया उस टैक्स चोर के। अगर उस पर एक्शन नहीं होता तो ये तो शरीक हो गए ना। अब देखना ये है कि मेरा ख्याल है कि इस पे डिले नहीं होनी चाहिए थी। लाइव स्पीच पूरे नेशनल टीवी पे चली है, तो हुकूमत को तो आज उसी पे ही ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी चाहिए थी कि जी ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान के बाद फलां शख्स, फलां चोर, फलां डाकू, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गिरफ्तार गया, कर लिया। बिल्कुल गिरफ्तार कर लिए। होना तो ऐसे चाहिए, होना तो ये चाहिए था। ना जाने ऐसा क्यों नहीं होता कि यहाँ पे सब कुछ ओपनली बताया जाता है। कहते हैं कि हाँ ये शख्स चोर है, ये अरबों की टैक्स चोरी कर रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। और फिर ये भी साथ ख्वाजा आसिफ साहब अपने मुंह से एडमिट कर रहे हैं वहाँ पे खड़े और कह रहे हैं कि यहाँ पे 10,000 और 20,000 रुपए की चोरी करने वाला सालों कैद भुगतता है, और अरबों की करप्शन करने वाला, अरबों का टैक्स चोरी करने वाला खुलेआम घूमता है, ओहदे एंजॉय करता है, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, मुल्क के तमाम बड़े ओहदों के ऊपर बैठते हैं। किस तरह से माफियाज यहाँ पे क्या चलाते हैं, सबको बड़ा भरपूर तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने डिफाइन किया। हमारे मुल्क के फेडरल डिफेंस मिनिस्टर हैं, वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, यानी विफाकी वजीर दिफा हैं। कमाल कर रहे हैं यहाँ पे सर, ये सब बातें भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। इसके बाद और तो कोई सबूत किसी को नहीं चाहिए, लेकिन हमारे इदारे सो रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया। जी जी आशिक साहब, ये जो उनकी स्टेटमेंट है उस पर एक्शन लेना चाहिए, और उसके लिए कोई भी उनको रुकावट नहीं है गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट ने खुद ही कानून बनाना है, और जो भी कानून बनाते हैं वो अपोजिशन के लिए बन रहा है या मुखालफों के लिए बन रहा है। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह वो टोबैको इंडस्ट्री के जो मालिक हैं वो अपोजिशन में नहीं है, इनके इत्तेहादी हैं, इसलिए शायद उनके खिलाफ कोई बात नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनके इत्तेहादी हैं। जी ऐसी बात होगी, ऐसी बात होगी सर। और यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर कितने अरब, सैकड़ों अरब रुपए की सालाना चोरी होती है। इसका जिक्र आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दिया पार्लियामेंट में और बता दिया। कई बार पहले भी लोग कह चुके हैं, लेकिन इतना ओपनली ब्लंटली कभी किसी ने नहीं कहा। कभी किसी ने इल्ज़ाम अपने पार्लियामेंटेरियंस पे ऐसे नहीं लगाया कि ये लोग सालाना इतने 100 अरब की चोरी करते हैं, इतने 100 अरब का टैक्स चोरी करते हैं, और क्या कुछ इस मुल्क के अंदर होता है। तमाम सेक्टर्स का नाम ले लेकर उन्होंने बताया कि किस सेक्टर में कैसे माफियाज बैठे हैं, कैसे कितने सैकड़ों अरब की चोरी जो है वो इसी सेक्टर में होती है और किस तरह से यहाँ पे होता है। बड़ी मजरेबल सिचुएशन है यहाँ पर, लेकिन इस सब के ऊपर देयर इज़ नो सोल्यूशन द गवर्नमेंट हैज़।
यहाँ पे गवर्नमेंट का फिर रोना यही था कि ये सब कुछ तो हो रहा है लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास जितने रहे खे पैसे इकट्ठे होते हैं हमने उसमें ही बजट बनाना है, हम उसी को सब कुछ करेंगे। इन सब के खिलाफ कोई ना कानून साजी होगी ना तरमीम बनेगी, क्योंकि जब कानून साजी की बात आएगी तो शायद हुकूमती बहुत से ऐसे वज़रा होंगे, हुकूमती बहुत से ऐसे नुमाइंदे होंगे जो इसकी पकड़ में आएंगे, इसलिए शायद कभी कानून नहीं बनेगा। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो हमारे वज़रा इस मुल्क में जो लीडर्स यहाँ पे कर रहे हैं आवाम के लिए, शायद कोई नहीं सोचता, अवाम की फ़िक्र किसी को नहीं है, और अगर इनको फ़िक्र होती तो शायद आज अवाम पर ये हालात ना होते। बड़ी तकलीफ़ दे मामलात हैं ये। बहरहाल एक अच्छी खबर जो मैंने आपको दी हुई है कि बिपरजॉय जो तूफ़ान था उसका ख़तरा टल गया है, पाकिस्तान से कुछ कम होता जा रहा है। उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह मज़ीद जो है वो इस मुल्क की तरफ उसका रुख जो है वो नहीं होगा और वो डाइवर्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में सब सेफ़ रहेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों गेस्ट का, ख्वाजा अयूब नसीम साहब आपका, आशिक हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर इन माय शो। नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।